नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने लेकर क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 5। ये जियोग्राफी क्लास 6 की जियोग्राफी की एनसीईआरटी है, जिसमें हम लोग इसका चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जिसमें अब तक हमने पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में भूमंडल यानी कि स्थलमंडल और जलमंडल की बात कर ली है। आज हम लोग बात करेंगे वायुमंडल की। वायुमंडल वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर अंग्रेजी में, जो कि ग्रीक भाषा के एटमॉस से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है वाष्प, यानी कि जहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया संभव है वो वायुमंडल है। वायु के कारण ही वाष्पीकरण होता है, तो ये वायुमंडल है। और हमारी जो पृथ्वी है, हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है चारों तरफ से गैस की एक परत से ढकी हुई है। जो गैस की परत हमारी पृथ्वी को चारों ओर से ढके हुए है, उसको ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। जिसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी तल से 1600 मीटर 1600 मीटर तक है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, वायुमंडल की ऊंचाई पृथ्वी तल से 1600 किलोमीटर है। और ये वायु ही है जो हमें सांस लेने में, श्वसन की क्रिया हम वायु के माध्यम से करते हैं। और जो हमारा ये पृथ्वी ग्रह है, इसी के कारण, इसी वायुमंडल के कारण ही यहाँ पे जीवन संभव है। तो ये इसका एक अटूट भाग है, हमारी पृथ्वी का अटूट भाग है ये हमारी वायुमंडल की जो पतली परत है। ये इसमें हम लोग सांस लेते हैं। ये हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन देती है। बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एक गैस है जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। तो जो हमारा वायुमंडल है, ये कुछ गैसों का मिश्रण है, कुछ गैसों का संगठन है। जिसमें अगर हम देखें तो कौन कौन सी गैसें, इसमें जो 78% जो है वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। और 21% यानी कि 21% क्या है, ऑक्सीजन। और 1% पे 1% में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑर्गन इत्यादि कैसे हैं। 1% में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन हमें सांस लेने में उपयोगी है, और जो ये नाइट्रोजन है ये वृद्धि में सहायक होती है प्राणियों की। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जो हमारे द्वारा छोड़ी जाती है, ये जो पृथ्वी की ऊष्मा को, गर्मी को अवशोषित करने का काम करती है, और ये पौधों की वृद्धि में सहायक है। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि में, पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अब हम बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। तो अगर हम इसकी नीचे से बात करें, इसकी 5 परतें नीचे से, क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आता है बाह्य वायुमंडल, या उसी में होता है आयन मंडल, उसी का भाग होता है जिसको हम आयन मंडल कह सकते हैं।
आयन मंडल, और इसके बाद आता है सबसे बाहर बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या बाह्य वायुमंडल, और सबसे लास्ट में जो है वो आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल यानी कि सबसे बाहरी भाग। और हम अगर बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल में जो सारी मौसमी घटनाएं हैं वो इसी मंडल पे होती हैं, क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल, समताप मतलब समान ताप वाला मंडल है, तो यहाँ पे ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है, तो यहाँ पे हवाई जहाज उड़ाए वगैरह इसी मंडल पे उड़ते हैं। और यहीं पे समताप मंडल में ही एक जो ओजोन लेयर, जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ओजोन परत, वो भी समताप मंडल में ही पाई जाती है। मध्य मंडल, मध्य मंडल जिसका तापमान बहुत अधिक होता है, तो जो उल्का पिंड हैं जैसे वो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो जब इस परत में पहुंचते हैं तो वो जल जाते हैं, जल जाते हैं। और आयन मंडल, आयन मंडल जो रेडियो संचार के लिए बहुत आदर्श स्थिति होती है, रेडियो संचार जो किरणें होती हैं, तरंगे होती हैं, वो यहीं से भेजी जाती हैं, सैटेलाइट वगैरह। तो जैसे ही पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, यहाँ से ऊपर जाना शुरू करते हैं, ऊंचाई बढ़ती है, तो उसके साथ साथ ही तापमान बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऊपर जाने पे तापमान घट रहा है, और जो हमारा वायुमंडल है वो भी दबाव डालता है, पृथ्वी पर दबाव डालता है, जिससे प्रेशर क्रिएट होता है। तो फिर वैसे अलग अलग स्थान पे अलग अलग वायुदाब देखने को मिलते हैं, मतलब कहीं पे उच्च वायुदाब होता है, कहीं पे निम्न वायुदाब होता है। आपने देखा होगा जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ते हैं, माउंटेनिंग करते हैं, वो लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि ऊपर पहुंचने पे तापमान बढ़ जाता है, वायुदाब कम हो जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम मात्रा में नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा, वायु की मात्रा घटने लगती है और दबाव बढ़ने लगता है। इसीलिए वो लोग वहाँ पे ऊपर वायुदाब कम होता है तो ब्लीडिंग वगैरह भी आ जाता है, की समस्या भी देखने को मिलती है कि नाक से खून वगैरह आ जाता है, क्योंकि दाब अधिक होता है। इसीलिए वो लोग अपने साथ सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। और जो वायु है वो हमेशा उच्च से निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो गतिशील पवन होती है, चलती हुई पवन होती वायु होती है, उसको पवन कहते हैं। जो उच्च से निम्न की ओर चलती है उसको पवन कहते हैं। तो अब हम लोगों ने पर्वतारोहण की बात की है, तो पर्वत जो हमारी सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सबसे पहले पर्वतारोहियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है, इसमें सबसे पहले जो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और इनके जो शेरपा थे तेंजिंग नोर्गे, इन लोगों ने सबसे पहले एवरेस्ट फतह की थी, सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पे कदम रखा था। दिन कौन सा था? 29 मई 1953। 29 मई 1953 सबसे पहले किसी व्यक्ति पहुंचा था पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान यानी कि सबसे ऊंची चोटी के ऊपर। और इसमें सबसे पहली महिला की बात करें तो जो जापान की जुंको तबेई है, जुंको ताबेई, ये सबसे पहली महिला एवरेस्ट विजेता थी। ये 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को ये
इन्होंने एवरेस्ट फतेह की थी, यानी कि एवरेस्ट पहुंची थी। ये विश्व की पहली महिला थी जो कि एवरेस्ट की चोटी पे पहुंची थी। और हम इसी क्रम में बात कर ले भारत की, तो भारत में बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने। इन्होंने 23 मई 1984 का दिन था जब भारत की कोई महिला ने एवरेस्ट फतेह की थी, और एवरेस्ट की चोटी पे वो सबसे पहले पहुंची थी, भारतीय महिला। अभी आपने देखा जो अरुणिमा सिन्हा है, अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सबसे पहली एमपीटी महिला बनी है, वो दिव्यांग महिला बनी है जो एवरेस्ट पर पहुंची है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 5 का वायुमंडल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अंतिम परिमंडल यानी कि जैवमंडल की। जैवमंडल जो है इसको बायोस्फीयर कहते हैं, अंग्रेजी में बायोस्फीयर। तो ये जो ग्रीक भाषा के बायोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जीवन। तो यानी कि इसका जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जैवमंडल वो स्थान जहाँ पे जीवन है। तो पृथ्वी का वो स्थान जहाँ पे जीवधारी रहते हैं, प्राणी रहते हैं, वो स्थान क्या कहलाएगा? जीवमंडल। तो हमने देखा था तीनों ही मंडल के बीच का, जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल के बीच का वो स्थान जहाँ पे ये तीनों ही चीजें पाई जा रही हैं, वो क्या है? जैवमंडल। तो तीनों ही चीजें जहाँ पे है। जीवन कहाँ संभव होगा? जहाँ पानी होगा, भूमि होगी, सांस लेने के लिए वायु होगी, जीवन वही होगा, तो वो जैवमंडल। जैवमंडल में भी हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक जंतु जगत, जहाँ पे सारे जानवर रह रहे हैं, जीव रह रहे हैं, और एक पादप जगत। अब पौधों में भी जीवन होता है, उनके लिए भी पानी, वायु, जमीन चाहिए। तो पादप जगत, जंतु जगत, दो हो गए इसके। इसमें सारे प्राणी और इसमें सारे पादप आते हैं, ठीक है। तो जो ये तीनों मंडल हैं जीवन के लिए, मतलब जहाँ पे जीवन हो उन तीनों चीज़ों का सम्मिश्रण जरूरी है, पारस्परिक क्रिया जरूरी है। तो यहाँ पे जैवमंडल में इन तीनों के मध्य पारस्परिक क्रिया देखी जाती है और ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है। ये सारी ही चीज़ें, जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल, ये तीनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, और एक को क्षति होती है तो दूसरा भी उससे प्रभावित होता है। जीवन के लिए आवश्यक है कि इन सभी के मध्य संतुलन की अवस्था हो, इनके मध्य संतुलन हो, और इन तीनों ही चीज़ों में कुछ भी होता है तो जैवमंडल प्रभावित होता है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में देखें, पेड़ों को काटा जाता है, पेड़ों को काटा गया, भूमिक्षरण होता है, भूस्खलन की घटनाएं तेजी से देखने को मिलती हैं। अगर भूमि को नुकसान पहुंचा है तो उससे जैवमंडल प्रभावित हो रहा है। और जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, सुनामी, ज्वार, बाढ़, ये सारी चीज़ें जलमंडल में जो चीज़ें हो रही हैं वो भी जैवमंडल को प्रभावित कर रही हैं। और अगर वायुमंडल में जो ये सारी फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है जो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, और फैक्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो नदियों को, जल को प्रदूषित कर रहा है। तो इसका प्रभाव सीधा जीवन पे पड़ रहा है, प्राणियों के जीवन पे, मानव के जीवन पे, यानी कि हमारे जीवन पे पड़ रहा है। और जो उद्योगों से जो धुआं निकलता है, गैसें निकलती हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ उससे निकलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जिसको भूमंडलीय तापन कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी करती हैं। तो इसी प्रकार से जीवन के लिए यानी कि जैवमंडल के लिए आवश्यक है कि जो तीनों मंडल हैं, कौन कौन से? जलमंडल, भूमंडल और वायुमंडल, इनके बीच संतुलन की आवश्यकता हो,
इसके लिए आवश्यक है जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके सीमित उपयोग किया जाए, जिसमें सतत विकास का आपने नाम सुना होगा, सतत विकास के लक्ष्यों पर जोर दिया जा रहा है। तो इसमें संतुलन जैवमंडल के लिए आवश्यक है। तो ये थे हमारे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिसमें हमने भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल चारों मंडलों को पढ़ा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।